नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाजरा कल्टीवेशन के बारे में। इसके बारे में बाजरा कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की बुक में है। और किस चैप्टर में है तो ये बता दूं तो चैप्टर 8 क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर में आपका ये टॉपिक है, बाजरा कल्टीवेशन। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वीट के बारे में, मतलब गेहूँ की कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस किया, वीट कल्टीवेशन। देन हमने राइस के बारे में डिस्कस किया, देन हमने मेज के बारे में डिस्कस किया, देन ज्वार के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करते हुए चले आए और अब हम लोग आ गए हैं बाजरा कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग जो है पल्स का कल्टीवेशन जो है डिस्कस करेंगे कि पल्स के लिए क्या जो है फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए और कैसे जो है उसकी वैरायटीज इवॉल्व होगी। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो है एक यूँ कह सकते हैं कि सभी एस्पेक्ट्स को वास्टली तरीके से हम लोग जो है कवर करते हैं हर एक टॉपिक को। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे ये वीडियोस। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सारी चीज़ों को समझें। यदि आपको सारी चीज़ें समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। हालांकि कोशिश ये रहती है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसे तो समझने में तकलीफ हो या फिर आपको समझ में ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको हर एक टॉपिक और हर एक वर्ड का मतलब पता हो जब हम आपको सेशन समझा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए, ये बाजरा का पेड़ है। क्या है, जिन लोगों ने बाजरे का पेड़ नहीं देखा है वो देख लीजिए। ये है आपका बाजरे का पेड़। ये जो बालियाँ लगी हैं इन्हीं से जो है बाजरा निकाला जाता है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बाजरा के बारे में क्या है। बाजरा को बेसिकली हम लोग पर्ल मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस फैमिली को बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको? ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बाजरा का ओरिजिन कहाँ पर है तो इसका ओरिजिन आपको इंडिया में ही मिलेगा। इंडिया और अफ्रीका, मतलब ये इंडिजिनस जो है प्लांट है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। कि अगर पूछे कोई कि भारत में कौन सा मिला है तो भारत में बाजरा मिला है। अच्छा ये बताइए, मेज आपको मेक्सिको में मिला, ठीक है। राइस आपको कहाँ मिला ये बताइए आप मुझे। राइस जो है इंपॉर्टेंट है, तो राइस आप मुझे बताइए ओरिजिन कहाँ है राइस का। ये मैंने आपको बताया भी था। वीट का तो पता ही होगा आपको, राइस का बताइए आप। राइस मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। तो देखिए, जो ग्रेन है आपका बाजरे का, ये कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ तो इंडिया या अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ। बाजरा जो है इसका जो ग्रेन है वो किस तरीके का होता है? कोर्स होता है या फाइनर होता है? तो कोर्स होता है। कोर्स मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा फाइनर नहीं होता है, ठीक है। जैसे चना क्या होता है? कोर्स ग्रेन है, लेकिन चने से भी काफ़ी छोटा होता है, इसलिए जो है ये भी कोर्स। जैसे फाइनर में जैसे आ जाएगा आपका सरसों वगैरह, ठीक है, ये सब फाइनर ग्रेन है। ग्रेन क्या है? सब तो ऑयल ऑयल वाले जो है हो जाएंगे, ऑयल सीड्स हो जाएंगे वो सब। लेकिन वो बताने का तरीका था आपको कि जो बहुत स्मॉल जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगा, वो फाइनर में कहलाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाजरे को ही कहा जाता है कि ये पुअर मैंस स्टेपल है। क्या कहा जाता है? ये पुअर मैंस स्टेपल बोला जाता है बाजरे को, क्योंकि जो पहले जो गरीब तबके के व्यक्ति होते थे, जो गरीब तबके के आम मानस होते थे, जो वो क्या सेवन करते थे? बाजरे का ही सेवन करते थे अपने चावल के रूप में। आज आप लोग जो है बासमती राइस और देश भर का राइस खाते हैं, और पहले के ज़माने में बाजरे को ही राइस बनाकर खाया जाता था। इसी को जो है दाल में मिक्स करके खाया जाता था। काफ़ी बढ़िया टेस्ट होता है इसका। कभी आपने खाया हो तो आपको पता होगा। देखिए, सूटेबल टू कल्टीवेट इन ड्राई लैंड्स, कहाँ पर इसको जो है आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं? जो ड्राई लैंड्स में जो है इसका कल्टीवेशन बहुत ही एफिशिएंटली हो सकता है। आज से पूछा जाए कि बाजरा जो है सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, किस राज्यों में, तो इसकी खेती राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गुजरात में। तो इन सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस राज्य से मिलती है तो ये मिलती है आपको कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से मिलती है? राजस्थान से मिलती है। बाजरा आपका एक वैल्यूएबल एनिमल फॉडर के रूप में भी काम आता है। मतलब ये आपका जो है बहुत कह सकते हैं प्रीशियस, मतलब अपने जानवरों को चारा खिलाने के रूप में भी आप बाजरे का प्रयोग करते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप जो है मिल्क का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी जो है जो एनिमल पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो, यदि आप चाहते हैं कि उसमें से दूध की जो मात्रा है वो बढ़ जाए तो आपको बाजरे का सेवन, लेग्यूमिनस
जो है प्लांट्स के जो फॉडर है, फॉलिएजेस हैं वो, ठीक है, और जो है आप खरी वगैरह जो होती हैं, तो ये सब चीज़ों का जब आप सेवन उनको कराते हैं पशुओं को अपने एक एफिशिएंट और एडिक्वेट अमाउंट में, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। कहा जाए कि जो आपका बाजरा है, ये मेजर क्रॉप्स कहाँ की है, कहाँ की ये सबसे मुख्य क्रॉप है, तो चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सूडान जो कि आपका अफ्रीका में है, ठीक है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, नाइजीरिया, यहाँ सब जो है क्या है, मेजर क्रॉप में कैटेगरी में इसको बाजरा को रखा गया है। मतलब माइनर क्रॉप में नहीं आता है, मेजर क्रॉप में आता है इन सभी कंट्रीज़ में बाजरा। तो आई होप आपको ये स्लाइड एकदम क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलें तो मैंने बताया आपको बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं जो टॉप पर हैं, जैसे कि राजस्थान है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर में, फिर हरियाणा, फिर गुजरात और फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो है बाजरे का कल्टीवेशन कम होता है, पहले ज़्यादा किया जाता था लेकिन अब कम होता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान तो देखिए पूरा ड्राईलैंड रीजन है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि बाजरा का कल्टीवेशन होगा ही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो है बाजरे का कल्टीवेशन पहले करते थे, आज से लगभग जो है 5-10 साल पहले, लेकिन अब जो है इसकी लोकप्रियता कम हो गई है। तमिलनाडु जो है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता के मामले में, मतलब यदि 1 हेक्टेयर में पूछा जाए कि कितने क्विंटल जो है बाजरा होता है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये लाइन जो है, ये पूछा जाए यदि कि किस राज्य में 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो है प्रति क्विंटल हेक्टेयर जो है उत्पादकता या उत्पादन होता है। मान लीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में जो है बाजरा बो दिया, और यहीं तमिलनाडु ने 1 हेक्टेयर में बाजरा बो दिया। अब देखा और सेम किस्में जो हैं बोई हैं आपने, ठीक है। जब आपने सेम वैरायटी सेम साइज ऑफ लैंड में बोया है और फिर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ईल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आपको उत्पादकता कहाँ मिलती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग हाई ईल्डिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? हाई ईल्डिंग स्टेट। वो कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन होता है, और बात करेंगे टॉप हाई यील्डिंग स्टेट की तो वो है आपका तमिलनाडु। यहीं से जो है आपको क्वेश्चन में क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। आपसे पूछेगा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट तो आप लोग आके आ जाएंगे तमिलनाडु, लेकिन ये क्या है? टॉप हाई यील्डिंग स्टेट है। ये क्या है? प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? राजस्थान। मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में जो है इसको कल्टिवेट क्या कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। और हाई यील्डिंग स्टेट पूछेंगे तो तमिलनाडु बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम जो है कभी टेम्परेचर नहीं होता अपने सदर्न इंडिया में। दक्षिण भारत में 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम जल्दी नहीं देखा गया है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, और ड्राईलैंड एरिया में आपको पता ही है ये होता ही है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें बाजरा के तो काफ़ी ज़्यादा इसके स्वास्थ्य संबंधी जो है लाभ हैं, जैसे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो बाजरा का यदि आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा हमेशा रहेगी। जो आपका हृदय रोग है उससे आपका बचाव होगा, ठीक है, आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा। वजन घटाने में बहुत लाभदायक होता है, आपके पाचन क्रियाओं को बराबर रखता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने देता है, कैंसर जैसी समस्याओं से बचाता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आई होप आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स जान गए हैं, काफ़ी समझ सकते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आपको बाजरा खाना। तो देखिए जब आप चीज़ों को जानेंगे, जितना उनके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन होगी उसी अकॉर्डिंग तो आप काम करेंगे। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे जो है किसी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चीज़ों को जब जानेंगे तभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिना जाने कहते हैं ना कि जब तक जो है आपको रास्ता ना पता हो तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो वही चीज़ है, जब आपके पास नॉलेज नहीं तो आप जो है कैसे अपने डाइट को, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे, सफल बना पाएंगे। तो ज़रूरी है कि नॉलेज ज़रूर हो आपके पास सभी चीज़ों की। लोकल नेम्स ऑफ बाजरा की बात करें तो लोकल नेम्स में आपका पर्ल मिलेट है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पर्ल मिलेट। मतलब ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं लोकल नेम्स के बारे में। मतलब बाजरा को आप बाजरे के नाम से तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन और लोग जो आपके भारत में और राज्यों में जो लोग रहते हैं, क्या सभी बाजरा के नाम से जानते हैं इसको? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में इसको जानते हैं पर्ल मिलेट के नाम से, हिंदी, उर्दू और पंजाबी में इसको बोलते हैं बाजरा, कन्नड़ में बोलते हैं इसको सज्जे, और तमिल में बोलते हैं कम्बू। क्या बोलते हैं? कम्बू। तो जो तमिलनाडु से हैं क्या वो बताइए कम्बू बोलते हैं? इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे आप लोग जो है?
मलयालम, मलयालम में क्या बोलते हैं, कम्बम। देखिए तमिल और मलयालम में लगभग वही चीज़ है, इसमें कम्बू और इसमें कम्बम, एम लग गया है, यहाँ पर यू लग गया है। और सज्जू, सज्जू सज्जालू कहाँ बोलते हैं, ये तेलुगु में बोलते हैं सज्जालू, क्या, सज्जालू। और राजस्थान, गुजरात और मराठी में क्या बोलते हैं, तो वहाँ बोलते हैं बजरी। बजरी जानते हैं, बुंदेलखंड रीजन में जो है बालू को बोला जाता है बजरी। और बताइए राजस्थान, गुजरात, मराठी में जो है बजरी बोला जाता है बाजरा को, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश के रीजन में और जो आपका हरियाणा रीजन है, पंजाब रीजन है, वहाँ पर आप बाजरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है लोकल नेम्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ बाजरा इन इंडिया। भारत में हमारे जो वाणिज्यिक हाइब्रिड वैरायटीज़, मतलब कॉमर्शियल कल्टीवेशन करना है यदि आपको बाजरा का, तो आप किन किस्मों का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए जैसे कि ICM 4155, VBH4, NBH149, MS306, NH338, MP204 एंड MP205। तो ये वैरायटीज़ हैं जो कि आपके कॉमर्शियल कल्टीवेशन में यूज़ होती हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए किन किन वैरायटीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कि बाजरा कल्टीवेशन के लिए एग्रो क्लाइमेटिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब इसको किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है यदि हम चाहें कि बाजरा का कल्टीवेशन हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। तो देखिए बाजरा जो है ये आपका मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होता है। कैसा होता है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमंग द सीरियल्स एंड मिलेट्स, मतलब सभी प्रकार के अनाज और मिलेट्स में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉट को सह सकता है वो है बाजरा। मतलब सबसे ज़्यादा सूखे ग्रस्त क्षेत्र में यदि कुछ उग सकता है तो वो है बाजरा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। और रेनफॉल बाजरा को चाहिए होती है लगभग 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, इतने में ये आराम से जो है ग्रो कर जाता है। आइडियल टेम्परेचर पूछे तो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस अगर आइडियल टेम्परेचर आप रखते हैं तो अति उत्तम है, वरना कोई बात नहीं, ये इससे ज़्यादा भी यदि टेम्परेचर तब भी उग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मॉइस्ट वेदर जो है एडवांटेजेस होता है इसके वेजिटेटिव ग्रोथ में, मतलब जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तब हम बोलते हैं कि मॉइस्ट वेदर यदि है तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है बाजरा के पेड़ के लिए। अच्छा, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है ये मैंने आपको कई बार बताया है। जब मैंने आपको मेज़ का टॉपिक पढ़ाया था, मेज़ कल्टीवेशन, तब मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव फेज़ और वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद आपको पता चलता है कि वेजिटेटिव फेज़ अभी प्लांट का चल रहा है। बात करें सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में, तो सॉइल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हैं कि आप जो है सॉइल में किसी तरीके की भी सॉइल, मतलब वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में बाजरा का कल्टीवेशन पॉसिबल है। अगर पूछा जाए आपसे स्पेसिफिकली कि कौन सी सॉइल में हम बेहतर तरीके से इसकी ईल्ड को पा सकते हैं, तो आप बताएंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स या फिर सैंडी लूम सॉइल्स में हमें इसका जो कल्टीवेशन है या हमें इसका जो ईल्ड है वो बेहतर मिलता है। आपसे बात करें कि बाजरे को क्या पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने आपको पहले ही बताया क्लाइमेटिक कंडीशंस में कि पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये ड्रॉट कंडीशंस वाला प्लांट है, मतलब ये सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में आराम से पनप जाता है। इसका मतलब इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसका मतलब वाटर लॉगिंग जो सॉइल्स हैं वहाँ पर ये क्या है, अपने आप को सूटेबल महसूस नहीं करेगा, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या करना है, इसको अवॉइड करना है आपको। एसिडिक सॉइल्स में भी ये क्या कहता है, अपने आप को सूटेबल नहीं समझता है, ठीक है, वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं रहता है बाजरा। पूछा जाए आपसे कि अच्छा सैचुरेटेड सॉइल में जो है क्या बाजरा का कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर आपसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि क्या बाजरा सैचुरेटेड सॉइल में कल्टीवेट किया जा सकता है, अगर आपसे मान लीजिए प्रैक्टिकल और वाइवा में ये पूछ लिया गया, तो फिर आप क्या जवाब देंगे। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, ठीक है, इस टर्म का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सैचुरेटेड सॉइल होती है इसका मतलब होता है कि जो आपके सॉइल में जो पोर्स हैं, जो पोर्स ऑफ सॉइल हैं वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी यदि है तो आप बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉइल है वो, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि इसको वाटर जो है ज़्यादा नहीं चाहिए, जब वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए इसका मतलब ये ड्रॉट कंडीशन में होगा,
तो ड्रॉट कंडीशन होगा तो भैया सैचुरेटेड सॉइल में इसका कल्टीवेशन आप कैसे कर लेंगे? इस तरीके से आप जो है आंसर बताएंगे उसका, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। सॉइल्स जो होगी वहाँ पर हाई सैलिनिटी होनी चाहिए, लो पीएच होना चाहिए अगर आपको बाजरा का कल्टीवेशन करना है तो। ये आसानी से जो है कई रीजनों में जो है ग्रो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ एक क्षेत्र में ही या पर्टिकुलर इसको जो है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए। ये हर जगह ग्रो हो जाता है जहाँ जहाँ आप वीट मेज़ को ग्रो कर सकते हैं, या फिर जहाँ वीट और मेज़ जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं वहाँ भी जो है बाजरा कल्टीवेट हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ गेहूँ और मक्का आप उत्पादन कर ले रहे हैं वहाँ बाजरा का भी उत्पादन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं गेहूँ और मेज़ का जहाँ उत्पादन, तो वहाँ भी आप बाजरा कर सकते हैं। समझ गए इन चीज़ों को? मतलब हाँ भी और नहीं भी, इतनी जो है ताबड़तोड़ चीज़ है बाजरा। इसके लिए कोई जो है हार्ड एंड टफ कंडीशन नहीं है, कहीं भी आप इसको उगा सकते हैं। और ये बेनिफिशियल आपको मैंने बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं इसके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाजरा जो है एक प्रॉफिटेबल सौदा है, इसमें नुकसान नहीं है। ये बाजरे का आप जो है अगर यदि प्राइस पता करेंगे इस समय मार्केट प्राइस, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब फील्ड प्रिपरेशन ऑफ बाजरा सोइंग की बात करें, मतलब बाजरा सोइंग जो है, मतलब बाजरा की यदि आपको बुआई करनी है तो आप उसकी ज़मीन को कैसे तैयार करेंगे? तो 2 से 3 हैरोइंग करनी पड़ती है आपको, ठीक है। 2 से 3 हैरोइंग करेंगे जिससे कि जो आपका सॉइल का टिल्थ है वो फाइन टिल्थ हो जाए, और उसके बाद जितने भी उसमें खरपतवार है उन्हें आप हटा देंगे फील्ड प्रिपरेशन के दौरान, और लास्ट में जो है प्रॉपर सोइंग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड कर देंगे एप्रोप्रिएट डेप्थ में। अच्छा ये बताइए एप्रोप्रिएट डेप्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग किसी भी सीड को कितने सेंटीमीटर जो है ज़मीन में के अंदर शो करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैंने आपको बताया है। यदि आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, और यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गूगल पे सर्च करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। एक तरीके से आपका वाइवा हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करें सीड ट्रीटमेंट ऑफ बाजरा के बारे में, तो आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आप यूज़ करेंगे थीरम और जो कार्बेंडाजिम है, थीरम और कार्बेंडाजिम किसका यूज़ करेंगे सीड ट्रीटमेंट के लिए? तो सीड का जो उपचार है ये आप थीरम और कार्बेंडाजिम का प्रयोग करके कर सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम पर 1 किलो सीड में। बिफोर सोविंग आपको ये जो है करना है ट्रीटमेंट। और यदि जो है ऑर्गॉट जैसी जो डिसीज़ हैं यदि इसको आपको मैनेज करना है तो आपको जो है सीड को 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में ट्रीट करना होगा, तो आपको जो अर्गॉट वाली जो समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगी बाजरा के कल्टीवेशन में। तो आई होप जो है चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये चीज़ें जो है आप जो है क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट जरूर पूछा जाता है। और सीड एक चीज़ और जान लीजिए कि आप किसी का भी सीड ट्रीटमेंट करिए जनरली आप थीरम और कार्बेंडाजीम का ही प्रयोग करेंगे, और वीड कंट्रोल की बात आएगी तो आप एट्राजीन का प्रयोग कर लेंगे, सीमाजीन का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन सीड ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है कि थीरम और कार्बेंडाजीम का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। और आर्गॉट जैसी डिसीज या सॉल्ट सॉल्यूशन में भी यदि आप इसको डुबो कर रख देते हैं और अगली सुबह शो कर देते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये देखिए आपका बाजरे का सीड है, देख रहे हैं इस प्रकार का होता है। चलिए अब सीड रेट की बात करें और स्पेसिंग की बात करें कि आपको कितना सीड जो है किस साइज ऑफ लैंड में शो करना है, सॉरी। तो देखिए 3 से 3.5 किलो जो है आप इसके बीज को 1 हेक्टेयर में शो कर सकते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर मैंने आपको बताया था कितने बीघा होता है। देखिए 1 बीघा में तो 20 बिसुआ होता है, मतलब 20 बिस्सा होता है। 1 एकड़ में कितने जो है बीघे होते हैं? तो 3 बीघे होते हैं, लगभग 3-3.5 बीघा जो है 1 एकड़ में होता है। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। तो यदि आप डिबलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं बाजरा को कल्टीवेट करने के लिए तो आप 3 से 3.5 किलो जो है इसका बीज लेंगे। और यदि आप ड्रिलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो ड्रिलिंग मेथड में आप 5 से 5.5 किलो लेंगे, ठीक है। ये 5.5 होगा, तो 5 से 5.5 किलो आप ले लेंगे। और स्पेसिंग की बात करें तो 40 से 45 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग होनी चाहिए, और जो प्लांट की या बीज की है वो लगभग 10 से सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के अंतराल में जो आपका बीज है वो बो जाना चाहिए, ठीक है। वो आप जो ड्रिलिंग और डबलिंग मेथड्स करेंगे तो वो सेट होते हैं, उसमें
सेट करने की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेट कर दिए जाते हैं कितने में जो है इसको बोना है। अब बात करें बेस्ट टाइम क्या होगा, मतलब सबसे बेहतरीन समय जिसमें आप बाजरा का कल्टीवेशन करें और आपको एकदम लाजवाब उत्पादन मिले, ठीक है, लाजवाब आपको ईल्ड मिले, लाजवाब आपको क्या मिले, पैदावार मिले, तो कौन सा समय है आपका? वो समय है लास्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ या फिर द मिडिल ऑफ जुलाई मंथ। मतलब ये जो आपका जुलाई चल रहा है, इसी महीने में यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक परिणाम मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट टाइम क्या है बाजरे कल्टीवेशन का, तो वो जुलाई का ही महीना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको कॉमर्शियल वैरायटी बता दी, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो सबसे पहली जो हाइब्रिड वैरायटी थी वो जानते हैं कौन सी है? जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो है आपकी HB1 हाइब्रिड बाजरा 1, जिसको 1965 में, कौन सी, HB1, इसको कब किया गया? 1965 में। कब? 1965 में जो है बाजरा की पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है अपनी क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी, या यूँ कहें कि फॉर्म हुई थी। फिर इसके बाद जो है एक और वैरायटी आई जो आपकी HB1 है। बेसिकली जो HB1 जो मैंने आपको बताया है, इसको जब और इस पर रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि जो HB1 वैरायटी जो हाइब्रिड वैरायटी है आपकी, ये मेल स्टेराइल और BIL3B जो वैरायटी है, जो जीन है, उसको मिलाकर बनी है, ठीक है। तो इतना टेक्निकल वर्ड में आपको नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि जो HBI है ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जिसको 1965 में लाया गया था। और यदि पूछा जाए कि आपकी जो सबसे इंडिया में जो है लोकल पेरेंट का यूज़ करके पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी बनाई गई थी, तो आप बताएंगे HB41, ठीक है। मतलब HB1 लगा देंगे तो पहली हाइब्रिड वैरायटी, लोकल पेरेंट को जो है क्रॉस करके बनाई गई तो वो HB41, 1 के पहले बस 4 लगा दीजिए तो लोकल पेरेंट्स के क्रॉस से बनी है आपकी हाइब्रिड वैरायटी। और पहली हाइब्रिड वैरायटी पूछा जाए तो फर्स्ट हाइब्रिड है, लोकल पेरेंट से डेवलप्ड हाइब्रिड पूछा जाए फर्स्ट हाइब्रिड तो HB41 है आपका, जो कि 80 से 85 दिन में आपका तैयार हो जाता है। बात करें वीड कंट्रोल के बारे में, तो वीड कंट्रोल मैंने आपको बताया है एट्राजीन और प्रोपाजीन का यदि आप आधा किलो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं तो आपका जो है खरपतवार खत्म हो जाते हैं बाजरे के खेत से। बात करें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की, तो खाद आपको जो है इसमें 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो आपका फास्फोरस, 50 किलो पोटेशियम, ये जो है हाइब्रिड वैरायटी के लिए रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। कौन रिकमेंड करता है? तो जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है ICAR, वो रिसर्च, वो जो है इसके लिए ये जो पर्टिकुलर फिगर्स हैं इनको रिकमेंड करता है। जो आपका फर्टिलाइजर है, जो खाद है, ये स्प्लिट डोजेज में पड़ना चाहिए। स्प्लिट डोजेज का मतलब है कि कई फेज में जो है आपको करना है, जैसे कि बुआई के समय फुल फास्फोरस देना है, पोटास देना है, ठीक है, हाफ नाइट्रोजन देना है बेसल एप्लीकेशन के रूप में। 1/4 ऑफ नाइट्रोजन आपको एडिट करना है आफ्टर 30 से 60 दिन बाद आफ्टर सोविंग, मतलब 1/4 जो नाइट्रोजन का हिस्सा है वो आप डालेंगे 30 से 60 दिन बाद बुआई के। नेक्स्ट बात करें पेस्ट डिसीजेज एंड कंट्रोल ऑफ बाजरा। एक स्टूडेंट का जो है कहना था कि सर जो है आप डिसीजेस को भी यदि कवर कर लें तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा, इसलिए मैंने डिसीज़ का भी टॉपिक इसी के अंदर कवर कर लिया है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, ठीक है। तो पेस्ट और डिजीज में बात करें तो जो आपके ग्रास ऑपर्स हैं, स्टेम बोरर्स हैं, ये जो है मेजर पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपका पहुंचाते हैं। कौन? जो टिड्डे हैं, ठीक है। तो ये आपके बाजरा के कल्टीवेशन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डा और टिड्डी हो गए, या फिर तने में जो छेद कर देते हैं जिनको आप बोलते हैं स्टेम बोरर्स, ठीक है। तो इनका आप प्रयोग जो है, इनका प्रयोग नहीं करना है भैया, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो कौन से पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे जिससे कि ग्रासहोपर और स्टेम बोरर्स की समस्याओं को दूर किया जा सके? मतलब टिड्डा और टिड्डी यदि आपके बाजरा कल्टीवेशन या बाजरे के खेत में आ गए हैं तो आप कौन सी दवा का यूज़ करेंगे? तो आप दवा का यूज़ करेंगे BHC 5%, ठीक है। BHC दवा आप यूज़ करेंगे, इसको आप जो है डस्टिंग कर सकते हैं इसका, ठीक है। 5% जो है, या फिर 2 स्प्रेइंग्स यदि कर दी जाए 2 लीटर एल्ड्रिन के साथ 20 cc की केमिकल कंपाउंड के साथ, तो आपका जो है ग्रासहोपर और ये स्टेम बोरर जैसी समस्याएं आपको नहीं दिखेंगी।
और यदि आपके बाजरे के खेत में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य डिसीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है डाउनी मिल्ड्यू की। कौन सी? डाउनी मिल्ड्यू की। तो यदि आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू की जो है कंडीशन दिखती है, यदि ये बीमारी दिखती है आपको, अच्छा, डाउनी मिल्ड्यू और एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है, ये भी मैंने आपको बताया है मेरे चैनल पर। इन दोनों डिसीज़ के बारे में जो है वीडियो अपलोडेड है। आप सर्च करिएगा डाउनी मिल्ड्यू एग्रीकल्चरल साइंसेस, या फिर जो है चैनल की वीडियोस में जाइएगा, वहाँ देखिएगा, सबसे जो है स्क्रॉल करिएगा, आपको मिल जाएगी क्रॉप ये डिसीज़, सॉरी, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो वहाँ आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि डाउनी मिल्ड्यू और जो पाउडरी मिल्ड्यू है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यदि आपको इसको करना है कंट्रोल, तो आप किस फंजीसाइड का यूज़ करेंगे? इसमें आप यूज़ कर लेंगे M45 @ 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर डाइथेन Z78 900 लीटर वाटर में। तो जो है आपका काम हो जाएगा। डायनी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपके खेत में। हार्वेस्टिंग प्रोसीजर की बात की जाए और थ्रेशिंग की बाजरा क्रॉप की, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल जो है चीज़ हो गई, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। बस इतना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉप आप कैसे पहचानेंगे कि रेडी हो गई हार्वेस्टिंग के लिए, तो आप पहचानेंगे कि हार्डी हो जाए, थोड़ा सा ग्रेन और थोड़ा उसमें मॉइस्चर है, तो आप जान जाएंगे कि आपका जो है ग्रेन तैयार हो गया है, आपका क्रॉप तैयार हो गया है हार्वेस्ट करने के लिए। दो मेथड बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हार्वेस्टिंग में, एक कटिंग ईयर हेड, मतलब सिर्फ बारी बारी काट लीजिए, या फिर पूरा एंटायर प्लांट काट लीजिए, ठीक है। और उसको बाद में क्या करिए, बीट करके उनकी ईयर हेड्स को उसमें से ग्रीन बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप बाजरा आपको पूरा क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ईल्ड ऑफ बाजरा की बात करें तो ये रेनफेड क्रॉप में यदि आप ईल्ड पूछें तो 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इरीगेटेड क्रॉप ईल्ड है यदि आपकी, तो 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और ये डिपेंड भी करती है आपकी सॉइल टॉप कैसी है, सॉइल का प्रकार कैसा है, मृदा कैसी है, वैरायटी किस्म कौन सी बो रहे हैं आप, किस सीज़न में बो रहे हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कौन सी अपना रहे हैं आप, ठीक है। तो इन सब पर डिपेंड करता है कि आपका पैदावार कैसी होगी। अच्छा, ये बताइए, जो बाजरा है क्या ये एनुअल प्लांट है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज्वार जो है एनुअल प्लांट है, इसको हम जो है हर समय, मतलब तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो क्या बाजरा को हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं क्या? जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागेगी और आप इसको सर्च करेंगे, और ये चीज़ें आप अगले से पूछेंगे तो अगला बंदा क्या होगा, बता नहीं पाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे, सुपीरियर फील करेंगे अपने आप को। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है खुद से आप पूछा करिए। सो थैंक यू गाइज, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। देखिए, ये आप मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल है, यहाँ आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है आपके कैरियर से लेके, या फिर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर लिंक्ड हो सकते हैं, ये मेरा यूज़र नेम, यहाँ मैं ज़्यादातर जो है क्वेरी सॉल्व करता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है ये अपने चैनल का, यहाँ आप ज्वाइन जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करते हैं। तो यहाँ ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी न्यूज़ हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पर डिलीवर करता हूँ। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।